चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, जीएसटी है ना। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है आपको? जीएसटी किस समस्या का नाम है? अच्छा देखो, जीएसटी जो है ना, जीएसटी आया है 1 जुलाई 2017 से, ये तो सबको पता ही है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ गया था इंडिया में। तो क्या 1 जुलाई 2017 से पहले कोई टैक्स था इंडिया में? यस सर। क्या कौन सा टैक्स था 1 जुलाई 2017 से पहले? वैट टैक्स था, इनबॉक्स नाम वैट था, है ना, और सर्विस टैक्स था। वैट जो लगता था वो लगता था किस पर? हेलो, वैट लगता था गुड्स पर। वैट लगता था सेल ऑफ गुड्स पर लगता था वैट। वैट लगा करता था ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स। ये शुरू से चला आ रहा है, इंडिपेंडेंट से सरकार को। देखो, जब से सरकार भारत आज़ाद हुआ है तब से, या उससे पहले भी कोई भी सरकार रही है, तो सरकार को देश को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए होता है ना। और जो सरकार में बैठा है, जिसने देश को सारी चीज़ें फैसिलिटी देनी है पब्लिक को, तो वो पैसा घर से तो लाएंगे नहीं। ऑब्वियस है कि आप लोगों से, हम लोगों से पैसा लेके वापस फ्लो कर देंगे बैक टू द सोसाइटी। सोसाइटी के कुछ हिस्से से टैक्स कलेक्ट करके सोसाइटी के कोई बाकी पूरे हिस्से को, पूरी सोसाइटी को फैसिलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। तो रेवेन्यू कलेक्ट होता है टैक्स के रूप में। टैक्स होते हैं दो तरह के, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तो वो टैक्स होता है जो उसकी किसी एसएससी की, किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की इनकम पर लगता है। जो उसने इनकम कमाई वो खुद ही उसका टैक्स पे करेगा, खुद ही उसकी कंप्लायंस करेगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क ये होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में कंप्लायंस कोई और कर रहा होता है और कॉस्ट कोई और बियर कर रहा होता है। डायरेक्ट टैक्स में कंप्लायंस भी एक आदमी करता है और कॉस्ट भी एक आदमी बियर करता है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि अगर मेरी इनकम पे टैक्स लगेगा तो मैं ही अपना टैक्स खुद पे करूंगा, सरकार तक मैं ही पहुंचाऊंगा। मेरी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचाने की। इनडायरेक्ट टैक्स में बायर की जिम्मेदारी नहीं होती है सरकार तक टैक्स पहुंचाने की। सरकार के ने बीच में सेलर को, सप्लायर को बीच में मीडिएट बनाया हुआ था, इंटरमीडिएटरी सरकार के और बायर के बीच में। कंज्यूमर और बायर, सप्लायर, गवर्नमेंट के बीच में एक इंटरमीडिएटरी होता है सेलर, है ना, जो मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, होलसेलर भी हो सकता है, रिटेलर भी हो सकता है। वो एक इंटरमीडिएटरी होता है जो नीचे अब कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करके ऊपर गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो उस जो इंटरमीडिएटरी सेगमेंट है उसकी जेब पे कोई कॉस्ट का बर्डन नहीं है। वो नीचे से कलेक्ट करता है, ऊपर उठा के पहुंचाता है, उसका काम इतना है। बस उसकी जिम्मेदारी क्या है कि प्रॉपर टैक्स कलेक्ट करे और प्रॉपर सरकार तक पहुंचा दे। लड़ाई कहाँ पर है कि व्यापारी जो इंटरमीडिएटरी है, जिसको बीच में एक रोल दिया है, वो कई बार गड़बड़ करने की कोशिश करता है कि नीचे से 100 रुपये लिए, ऊपर सोचेंगे 40 ही पहुँचाऊँ, 50 ही पहुँचाऊँ, 60 पहुँचाऊँ। वो लड़ाई है सरकार की और अभी इंटरमीडिएटरी की। अदरवाइज कस्टमर से सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सरकार कस्टमर को सरकार से प्रॉब्लम है। जो टैक्स रेट डिसाइडेड है वो देना पड़ेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर किसी चीज़ पे 10% टैक्स रेट है तो टैक्स देना ही पड़ेगा। वो तो गवर्नमेंट का एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है, और पार्लियामेंट में पास करने के लिए हम नहीं वहाँ लोग भेजे हुए हैं ना। अब वो जो बात पास करेंगे वो माननी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट जो बन गई है, जो लोकसभा से, राज्यसभा से जो एक्ट पास होता है, उसकी इम्प्लीकेशन एज इट इज है सबके ऊपर, उसका कुछ नहीं कर सकते अब आप। लेकिन बीच में गड़बड़ कौन कर रहा है? इंटरमीडिएटरी। जो इंटरमीडिएटरी सर्विसेज दे रहे हैं, जो एसएससी से, पब्लिक से, कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं और सरकार को पहुंचते हैं, वो गड़बड़ करते हैं तो गड़बड़ होती है। तो बीच में सरकार और उनके बीच में फिर आती है प्रॉब्लम कि वहाँ कहीं रेड हो रही है, कहीं सर्च हो रहा है, कहीं सीजर हो रहा है, कहीं अरेस्ट हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने नीचे से टैक्स ज़्यादा लिया, ऊपर कम पहुँचाया, वो गड़बड़ है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो इंटरमीडिएट है उसके पास टैक्स का बर्डन अपनी जेब पे ना के बराबर है, ना के बराबर। लेकिन उसके ऊपर कंप्लायंस का बर्डन तो होता है। कंप्लायंस का बर्डन तो वैसे भी कर रहा है। मान लो अगर जीएसटी नहीं था, उससे पहले कोई और टैक्स रहा, तो अकाउंटेंट तो पहले भी काम कर रहे थे ना। हम लोग अकाउंटेंट क्या काम कर रहे हैं? अकाउंटिंग ही तो कर रहे हैं। हम यही तो रोल निभा रहे हैं कि हमने कितना टैक्स कलेक्ट कर लिया, कितना टैक्स सरकार को पहुँचा दिया, कितना और पहुँचाना है। तो अकाउंटेंट तो पहले भी था। अब अकाउंटेंट के प्रोफाइल में एक नया काम आ गया जो जीएसटी के नाम से आ गया। लेकिन जीएसटी से पहले भी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में टैक्स था, उसका नाम था इनिशियली, इसका नाम था सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इसका नाम था, और ये 2004 तक सेल टैक्स धूमधाम से चल रहा था।
2004 तक सेल टैक्स चलता रहा, इसको बाद में 2002 तक सेल टैक्स चलता रहा, बाद में से मॉडिफाई करके वैट कर दिया। वैट में क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ अमेंडमेंट करते हैं ताकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में बहुत सारी कंप्लायंस में प्रॉब्लम होती थी, उसको चेंज करने के लिए, उसको थोड़ा सा ईज करने के लिए वैट कराया। ये सेल टैक्स का मॉडिफाइड वर्जन था वैट, लेकिन वैट में भी कुछ इशू थे, वैट भी कंप्लीटली मॉडिफाई नहीं हो पाया था। और साथ साथ इसके बाद क्या हुआ था, 1 जुलाई 1994 1994 यहाँ से सर्विस टैक्स भी आ गया था। 1994 से पहले कभी इंडिया में सर्विस टैक्स नाम की चिड़िया नहीं थी, सर्विस पे लगने वाला कोई टैक्स नहीं होता था। वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर होते थे मिस्टर प्रणब मुखर्जी, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर प्रणब मुखर्जी, कांग्रेस की सरकार थी, फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर प्रणब मुखर्जी, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने, है ना। तो प्रणब मुखर्जी ने नया बजट में एक नई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दी जुलाई 1994 से कि हम सर्विस टैक्स भी लगाएंगे। उससे पहले एजुकेशन पे, जिम पे, पार्लर पे और किसी भी तरह की सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं लगता था। इंडिया में सर्विस में कोई टैक्स लगता नहीं था। तो मिस्टर प्रणब मुखर्जी नई कंसेप्ट लेके आए कि सर्विस पे लगने वाला टैक्स, जबकि वर्ल्ड की कुछ कंट्रियों पे लग रहा था। तो उन्होंने बोला ये सेगमेंट कैसे छूटा, हमने गुड्स पे तो टैक्स लिया इतने साल से, आज़ादी से लेकर 94 तक लगा लो, इतने साल तक हम गुड्स पे तो टैक्स लेते आ रहे हैं, सर्विस कैसे छूट गई। तो उन्होंने सर्विस पे टैक्स लगाना शुरू करा। और सर्विस पे जब टैक्स लगा, इनिशियली सरकार ने क्या करा, 3 चीज़ों पे टैक्स लगाया। उन्हें पता था अगर हम सब पे एक साथ टैक्स लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अगर हम पूरे देश में एक कोई नया टैक्स रोल आउट कर देंगे जो आज तक कभी टैक्स था नहीं, एक ऐसे सेगमेंट को छेड़ देंगे तो हल्ला हो जाएगा, पब्लिक अपोज करेगी। तो गवर्नमेंट ने बड़े स्मार्ट प्लेइंग करी। उन्होंने क्या करा, शुरू में 3 सर्विस को सर्विस सेक्टर के अंदर लेकर आए, जिसको कि सर्विस भी गवर्नमेंट देती थी, प्राइवेट सेक्टर वो सर्विस भी नहीं देता था। तो क्योंकि 3 सेक्टर थे, आगे 3 सेक्टर से उन 3 सेक्टरों में भी बहुत कम लोगों को काम पड़ता था, इसलिए पब्लिक को पता ही नहीं लगा क्या हो गया। मतलब गवर्नमेंट ने हल्की सी एक पिन इंजेक्ट करी, लोगों सरकार को लगा कि हाँ दर्द तो सहन कर लिया, इतना सहन कर लेंगे, धीरे धीरे इंजेक्शन बढ़ाते रहेंगे। तो सरकार ने पहले साल 3 पे लाई, किसी ने कुछ नहीं बोला। अगले साल फिर कुछ और सर्विसेज ऐड करी, कुछ और करी, करते एक टाइम ऐसा आया कि सरकार ने पहले थी सिलेक्टिव अप्रोच में क्या कर रही थी, सर्विस टैक्स में एक 2 3 4 सर्विस हर बजट में ऐड कर देती थी। इस साल इस पे भी सर्विस टैक्स लगेगा, अब इस बजट पे इन सर्विसेज पे भी टैक्स लगेगा। हर साल 2 4 5 बजट सर्विसें बजट में ऐड कर रही थी। और लोग क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, हर बार 2 4 सर्विस पिक कर रही थी सरकार, लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे। किसी को ये नहीं पता था कि अगला नंबर मेरा। एक बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत पुराने, मिस्टर शिव खेरा, उनकी कोट है, अगर तुम्हारे पड़ोसी पे जुल्म होता है और तुम चुप हो तो अगला नंबर तुम्हारा है ना। वही बात गवर्नमेंट ने अपनाई कि पहले 3 लोगों को लगाया, 3 सर्विस टैक्स लगाया, जिसका किसी ने हो हल्ला नहीं करा, क्योंकि वो सर्विसेज गवर्नमेंट देती थी और गवर्नमेंट की उन सर्विस को बहुत कम लोग यूज करते थे देश में, तो कोई हो हल्ला नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद 3 सर्विस और लगाई, फिर 4 सर्विस और लगाई। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, डिवाइड करते लगा। जब पहली सर्विस पे अगर हल्ला होता तो आगे वो सर्विस टैक्स शायद नहीं लगता या कुछ और तरीके से लगता, लेकिन गवर्नमेंट को हौसला बढ़ गया। गवर्नमेंट ने सोचा ये पॉलिसी सही है, एक साथ सब पे लगाते तो सारे लोग सड़क पे आ जाते, ये बात भी तय थी। तो एक साथ सड़क पे नहीं लगाया, पार्ट एंड पार्सल में लगाया। तो जब पार्ट एंड पार्सल में लगाया, लोग बढ़ते गए, लोगों को आदत हो गई, चली गई, पता भी नहीं लगा कब हमारे पे सारी चीज़ों पर सर्विस टैक्स आ गया। एक दिन ऐसा आया जब गवर्नमेंट आ गई नेगेटिव लिस्ट पे, सिलेक्टिव अप्रोच से चालू हुए थे, नेगेटिव अप्रोच पे आ गए। नेगेटिव अप्रोच का मतलब उन्होंने इंडिया में जितनी भी तरह की सर्विस थी उनमें से 13 सर्विस को छांट के अलग कर दिया नेगेटिव लिस्ट में। उन्हें बोला बस इन 13 पे सर्विस टैक्स नहीं लगेगा भाई, इसके अलावा वो इंडिया में जो भी आप सर्विस दोगे सब पे सर्विस टैक्स लगेगा, बाय वट एवर नेम और नेचर इट इज़ कॉल्ड। अब आप उस सर्विस का कोई भी नाम ले लो, किसी भी नेचर में सर्विस दे दो, सब पे सर्विस टैक्स लगेगा। बस वो जो नेगेटिव लिस्ट में 13 सर्विस थी उनको छोड़ दिया। उन्हें बोला बस अब ये नहीं है, अब हम किसी भी सर्विस का नाम नहीं दे रहे। पहले क्या कर रहे थे, नाम ले रहे थे, एजुकेशनल सर्विसेज, पार्लर सर्विसेज, जिम सर्विसेज, पोस्टल सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज, ऐसे सर्विसेज का नाम ले रहे थे। फिर बाद में आते आते वो कहाँ आ गए, नेगेटिव लिस्ट पे। उन्होंने केवल 13 सर्विस ऐसी छोड़ी कि बस इन 13 सर्विस को याद कर लो स्पेसिफिकली, इन पे कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा, बाकी सर्विस टैक्स लगेगा। और सर्विस टैक्स को जो कलेक्शन थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा था। सर्विस टैक्स सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट रखती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स से रिलेटेड पॉलिसी बनाती थी। जबकि वैट या सेल टैक्स उसको कंट्रोल करता है स्टेट गवर्नमेंट, है ना।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केवल उसका कुछ पोर्शन जाता है, पैसा, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है। जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसमें से कुछ शेयर मिलता है, लेकिन मेजर चंक जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। वैट हमेशा से स्टेट गवर्नमेंट की कलेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट ही वैट के बारे में पॉलिसी बनाती है। तो वैट लगता था गुड्स पे, सर्विस टैक्स लगा सर्विसेज पे। सर्विस टैक्स और वैट ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल था, लेकिन सर्विस टैक्स वाज नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने सर्विस टैक्स के लिए अपनी एसेंट नहीं दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई जम्मू एंड कश्मीर सरकार अपनी एसेंट नहीं देगी तो वो कानून वहाँ लगता नहीं था, तो सर्विस टैक्स वहाँ पे नहीं था। पूरे जो 1994 से 30 जून 2017 तक कभी सर्विस टैक्स वहाँ लगा नहीं। जम्मू कश्मीर में सारी सर्विसेज टैक्स फ्री थी, वहाँ पे टैक्स नहीं लगता था। तो जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा स्टेट था जहाँ सर्विस टैक्स नहीं लगता है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन हुआ क्या, इन ईयर 2002 मैंने आपको बोला ना, वैट सेल्स टैक्स का मॉडिफाइड वर्जन था, सर्विस टैक्स अलग से बीच में आ गया था 1 जुलाई 1994 से। अब कुछ हो क्या रहा था, कुछ सर्विसेज ऐसी थी, कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जिसमें सर्विस और गुड्स दोनों इन्वॉल्व होती थी। जैसे मान लीजिए आप कार की सर्विस के लिए गए, आपने कार ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर पे दी, कार सर्विस के लिए दी। अब आप तो गए थे, कार की वॉशिंग करेगा, पॉलिशिंग कर देगा, सर्विस करके ले आएगा। लेकिन कार में वॉशिंग पॉलिशिंग करने गया तो उसने बोला जी आपकी टेल लाइट का बल्ब नहीं चल रहा, आपके ब्रेक शू खराब हो रहे हैं, आपकी वैक्यूम सही से बन नहीं रहा है, कुछ पार्ट्स भी लेंगे, ये 2 नट गायब थे, 2 नट बोल्ट भी लगा दिए। अब क्या हुआ, आप गए थे सर्विस कराने, तो सर्विस के साथ आपके साथ क्या लग गया, पार्ट्स भी लग गया। तो पार्ट्स भी लग गए यानी कि गुड्स आ गई। अब आपकी एक ही बिल में दो सेगमेंट होते थे, वहाँ पे बिलिंग में भी प्रॉब्लम थी कि अब वो बिल बनाने वाला क्या करता था, आपके बिलिंग में 2 कॉलम होते थे उसके, वैट वाला अलग और सर्विस वाला अलग। गुड्स वाला कॉलम अलग होता था, सर्विस वाला अलग होता था। गुड्स का वैट का रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ता था, सर्विस टैक्स का रजिस्ट्रेशन अलग लेना पड़ता था। तो अब उसे वैट भी लगाना है, सर्विस है। तो जहाँ पे ऐसी क्लियर चीज़ थी कि सर्विस कार में क्या होता है, जनरली सर्विस चार्ज फिक्स होते हैं, ये सर्विस चार्ज होगा, ये पार्ट्स होगा। जहाँ पे ऐसा था तो वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो सर्विस वाले पोर्शन पे सर्विस टैक्स लगा देता था और पार्ट्स वाले पे वैट लग जाता था, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कई एक सेगमेंट ऐसे थे जहाँ पे ये अलग करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ वैल्यूएशन के रूल भी बनाए, लेकिन वैल्यूएशन के रूल के बाद भी मामला कई बार सुलझा नहीं। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, अब एक प्रॉब्लम सर्विस टैक्स और वैट में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। गवर्नमेंट कहते, एक डिपार्टमेंट कहता था कि सर्विस टैक्स ज़्यादा दे दो, दूसरा डिपार्टमेंट कहता था नहीं वैट ज़्यादा दे दो। क्यों, सर्विस टैक्स मिलना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वैट मिलना है स्टेट गवर्नमेंट को। तो जैसे आज के हालात हैं, दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी अच्छी ट्यूनिंग आपको पता है ना, कितनी बनती है दोनों में आपस में। तो ऐसे तो बिल्कुल लड़ाई होगी। असल में पिसेगा कौन, एसएससी और कंज्यूमर, वही पिसेगा। तो प्रॉब्लम यही थी कि उसके लॉ में कुछ ऐसे लूप होल थे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि आदमी टेक्निकली कहीं ना कहीं फंस जा रहा था। जैसे मानो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि सॉफ्टवेयर उन दिनों क्या होता है, सीडी पे ट्रांसफ़र होता था, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई अपनी बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए। अब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलप करने में क्या चीज़ लगती है, मैन आवर, है ना, विच इज अ सर्विस। जो मैन आवर लगते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप में दिमाग लगाएगा, अपने एक टेक्निकल स्किल लगाएगा कि ये सॉफ्टवेयर के ये वाला अगर एक्शन होगा तो इसका रिजल्ट ये आएगा, ये एक्शन होगा तो रिजल्ट ये आएगा। तो उसने अपनी मैन आवर लगाया, स्किल लगाए, तो विच इज अ सर्विस। लेकिन ये सॉफ्टवेयर ट्रांसफर किस पे होगा, केवल सीडी के थ्रू और किसी मीडियम से तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर आपको सॉफ्टवेयर बेचना है, आपने अपने मशीन पे बनाया है, दूसरे की मशीन पे ट्रांसफर करना है, इंस्टॉल करना है, तो सीडी चाहिए थी, विच इज मैक्सिमम कॉस्ट 1000 रुपये। 1000 रुपये की कोई सीडी नहीं थी वैसे, मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ एग्जाम्पल ही 2,01,000 रुपये। अब यहाँ लड़ाई है, डिपार्टमेंट कह रहा है, वैट वाले कह रहे हैं कि नहीं इस सीडी तो इंग्रेडिएंट है ना, तो सीडी के बिना ट्रांसफर सॉफ्टवेयर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम में रख के बैठे रहो, ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे अब सॉफ्टवेयर को जब तक सीडी नहीं होगा। तो ये तो मीडियम है, तो इस 2,01,000 में से मैक्सिमम पोर्शन पे तो हमें वैट चाहिए। सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट कहता नहीं, तो मैन आवर तो टोटल काम है, इसमें सीडी का तो रोल कुछ भी नहीं है, मैन आवर के बिना सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, हमें सर्विस टैक्स ज़्यादा पे चाहिए। ऐसी कुछ समस्याएं थी। ऐसी समस्या थी कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन के काम में क्या होता था कि कंस्ट्रक्शन में जब आप विद मटेरियल किसी को ठेका दे देते हो तो कंस्ट्रक्शन के काम में लेबर भी लगती है और मटेरियल भी लगता है। तो अब डिपार्टमेंट कहता था, वैट वाले कहते थे कि मटेरियल पे टैक्स ज़्यादा हो,
और सर्विस डिपार्टमेंट कह नहीं लेबर ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट पे ज़्यादा टैक्स दो। तो मैं आपको ये कह रहा था कि वैट में समस्या ये थी कि जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान चला जाएगा, तो टैक्स वुड बी कॉस्ट ऑफ द बायर। वो जो टैक्स है वो बायर की कॉस्ट बन जाएगा। जैसे कि मान लो ये है गुड्स ए, ये 50 लाख रुपए की कॉस्ट है, इसमें वैट लगा, इसमें 5 लाख रुपए का वैट लग गया 10% से, 55 लाख रुपए का आपका टोटल बिल अमाउंट बनेगा। अगर ये सेल लोकल होगी, अगर मान लो ये सेल होती है लोकल, अगर ये सेल होती है सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब है आप अपनी स्टेट के बाहर सामान को बेच रहे हो, तो क्या होगा, इसके यहाँ पे अकाउंटिंग के टाइम पे ये लिखेगा कॉस्ट ऑफ द मटेरियल 50 लाख और ये लिखेगा कॉस्ट ऑफ द मटेरियल 55 लाख। इसे ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करेगा, अब ये मान ले दोनों 20% प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं, तो 20% प्रॉफिट मार्जिन का मतलब हो गया 10 लाख रुपए, इसके लिए कितना हुआ 11 लाख रुपए। ये अब बेचेगा आपको 66 लाख रुपए के हिसाब से सामान और ये बेच पाएगा 60 लाख रुपए में। तो आदमी किससे फर्दर बाइंग करना पसंद करेगा, ऑब्वियसली 60 लाख वाले से, है ना। तो अब ये प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि सेंटर जो दूसरी स्टेट थी, दूसरी स्टेट उस स्टेट के टैक्स का बेनिफिट नहीं देती थी बायर को, क्योंकि वो टैक्स दूसरे स्टेट में चला गया। अगर मैं मान लूँ ये दिल्ली है हमारे पहले वाले एग्जाम्पल के हिसाब से और ये यूपी है, तो जब सामान दिल्ली से यूपी गया तो 50 लाख रुपए तो दिल्ली में ही रह गए ना, 5 लाख रुपए का जो टैक्स है वो तो दिल्ली में रह गया। तो यूपी गवर्नमेंट आपको इसका बेनिफिट क्यों देने लगी, इसलिए यूपी गवर्नमेंट इसका बेनिफिट नहीं देगी। या कोई भी दो स्टेट हैं, कोई भी दो स्टेटों में जब ट्रांजैक्शन होगा तो टैक्स आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जा रहा था। जब टैक्स आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जा रहा है तो अब उस इंटर स्टेट बाइंग में सामान महंगा पड़ रहा है। जब प्रॉब्लम ये थी एक चीज तो कि आप एक ही देश में एक टैक्स के ऊपर दो बार टैक्स दे रहे हो। अब देखो, अगर मान लीजिए फर्दर सामान बिका, जब ये फर्दर सामान बिकेगा तो इस पर 10% टैक्स लगेगा दोबारा से। जब तक गुड्स की नेचर नहीं बदलेगी, कैटेगरी नहीं बदलेगी, टैक्स तो रेट सेम है। फिर मान लो 10% टैक्स लगा, ये कितना आया 6 लाख रुपए, ये कितना आया 6,60,000 रुपये, यानी कि टैक्स में भी फालतू हो गया, टैक्स के ऊपर दोबारा टैक्स लग गया, इस 11 लाख रुपये पे भी दोबारा से टैक्स लग गया, तो टैक्स पे टैक्स लग जा रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है। तो इसे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ये जितनी बार सामान बिकता रहेगा ना कंज्यूमर के पास आने से पहले उतनी बार टैक्स पे टैक्स लगता रहेगा और इस वाले एंड पे नहीं लगेगा जब तक वो सेम स्टेट में। तो वैट में एक प्रॉब्लम ये थी, ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट हटाने के लिए सेल टैक्स से वैट आया था, लेकिन क्योंकि ये पूरी तरह से अबॉलिश नहीं हो पाया, सरकार इसे पूरी तरह से हटा नहीं पाई, या उस टाइम उन्होंने इतना विजन नहीं सोचा, या इतना स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि सरकार ने उस टाइम पे हटा देती, तो नहीं हटा पाई। तो पहले तो लोकल में भी ऐसा ही होता था, जब तक सेल टैक्स था तो लोकल में भी बार बार टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जा रही थी। लेकिन वैट आने से ये हुआ कि लोकल की चीज़ों पे टैक्स लगना बंद हो गया। ये अब इस वाले टैक्स के ऊपर दोबारा कभी टैक्स नहीं लगेगा जब तक सामान लोकल में बिकता रहेगा, एलिमिनेट हो जाएगा ये इसके ऊपर की कॉस्टिंग। लोकल में तो ठीक हो गया था, लेकिन सेंट्रल में प्रॉब्लम थी। फिर साथ में एक काम कम हो रहा था तो ऊपर से सर्विस टैक्स आ गया, सर्विस टैक्स में भी सुधा। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि ये सब चीज़ों की एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन सोचा जाए, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इन द ईयर 2002 जब 2002 में बीजेपी की सरकार थी, मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वाजपेयी जी ने उस टाइम पे एक कमेटी का गठन करा, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी, विजय केलकर कमेटी। जिस कमेटी को ये बोला गया, उसका टास्क था कि आप एक काम करो, इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म लाने के लिए कोई विचार बनाओ, कोई रास्ता बताओ कि इनडायरेक्ट टैक्स में ये रिफॉर्म कैसे ला सकता है। ये सर्विस टैक्स और वैट में भी सेल इंटर स्टेट और लोकल की सेलिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो अननेसेसरी कस्टमर के ऊपर बर्डन पड़ रहा है, इसको एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए सरकार ने विजय केलकर कमेटी का गठन करा मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में। तो 2002 में कमेटी अपना काम कर रही थी, बहुत लर्नेड लोगों की कमेटी थी, एक्सपर्ट लोग थे उसके अंदर, वो रिसर्च कर रहे थे ऑल ओवर वर्ल्ड के टैक्स सिस्टम को क्या क्या हो सकता है। तो 2004 में दोबारा इलेक्शन हुए, बीजेपी सरकार चली गई, वाजपेयी जी की सरकार चली गई और सरकार आई मनमोहन सिंह जी की, है ना। इनमें यूपीए की सरकार आई, मनमोहन सिंह जी की सरकार। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जब 2002 में सरकार टेक ओवर करी तो 2005 में सरकार टेक ओवर करने के भी एक साल बाद 2005 में अपनी विजय केलकर कमेटी जो वाजपेयी जी ने बनाई थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और कमेटी ने प्रपोज करा कि आप एक काम करो, जीएसटी जैसा मैकेनिज्म लेकर आओ। जीएसटी एक अच्छा मैकेनिज्म है, इन सब चीज़ों को समस्या को समाधान कर लेगी, इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए जीएसटी अच्छा मैकेनिज्म है। तो
विजय केलकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी इन द ईयर 2005 कि जीएसटी को लेके आओ, और जीएसटी वर्ल्ड में पहले से चल रहा था कई कंट्रियों में इससे पहले जीएसटी चल रहा था और ठीक ठाक चल रहा था। तो 2005 में विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को क्या चाहिए था कि जीएसटी को चालू करा जाए, लेकिन जीएसटी लाने के लिए प्रॉब्लम दूसरी थी कि भारत के संविधान में जीएसटी जैसा टैक्स मैकेनिज्म लाने का कोई सिस्टम ही नहीं था। वहाँ पे अभी तक क्या सिस्टम है कि या तो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। वहाँ पे 3 लिस्ट है ना। लिस्ट 1 जिसमें कुछ ऐसी आइटमें लिखी हैं जिसके ऊपर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। लिस्ट 2 ऐसी आइटम लिखी हैं, ऐसे वो लिखे हैं जोन जहाँ पे केवल स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। तीसरी लिस्ट को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है टैक्स लगाने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने कानून बना दिए टैक्स लगाने के लिए, तो क्या आदमी जो आम आदमी है, क्या एसएससी है, वो दोनों टैक्स देगा? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कानून ऑटोमेटिकली वेकेट हो जाएगा। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, वो संविधान में लिखा हुआ, अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट में से किसी एक चीज़ पे दोनों ही कानून बना दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का कानून वेकेट हो जाएगा, वो एप्लीकेबल ही नहीं माना जाएगा। तो ऐसी लिस्ट थी। ऐसा कहीं कोई मैकेनिज्म नहीं था कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी ना स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, एक ऑटोनोमस बॉडी बनेगी, वो टैक्स मैकेनिज्म को चलाएगी। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। टैक्स क्या तो स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती थी या सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती थी या दोनों लगा सकते थे कंकरेंट लिस्ट के थ्रू। और इनडायरेक्ट टैक्स में से वेट वाले पोर्शन पे सर्विस टैक्स वेट लगता था जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता था, और जो इनडायरेक्ट टैक्स का दूसरा पोर्शन था सर्विस टैक्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता था। ऐसा कोई सिस्टम वहाँ था नहीं। तो यानी कि पहले मनमोहन सिंह जी सरकार को पहले क्या चाहिए था, संविधान में संशोधन करेंगे, संविधान में ऐसा प्रोविजन डालेंगे कि जीएसटी लगाया जा सके, उसके बाद तो जीएसटी कानून होगा। संविधान में एक आर्टिकल है जो कहता है नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ द लॉ, यानी कि बिना कानून बनाए, है ना। पहले आपको जब तक संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, जितने भी कानून हैं उनका पेरेंट वही है। जो उस पेरेंट जो परमिट करेंगे वही कानून इंडिया में लग सकता है। अगर पेरेंट ने कोई परमिशन नहीं दी है तो कोई दूसरा वो कानून उसके बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई भी कानून होगा जो भारत के संविधान के खिलाफ होगा, उसके अगेंस्ट होगा, उसकी धाराओं से मैच नहीं करता होगा, तो वो कानून ऑटोमेटिक वेकेट हो जाएगा बाय विर्च्यू ऑफ द कोर्ट, और या पार्लियामेंट को वे करना पड़ेगा। जैसे अभी लेटेस्ट एक कानून स्क्रैप करा है सुप्रीम कोर्ट ने, पता है कौन सा करा है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून को स्क्रैप कर दिया। कौन सा कानून अभी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करा है? अभी लेटेस्ट, इतना हंगामा हो रहा है। हाँ जी, एक बनाया हुआ प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट का राज्यसभा लोकसभा से पास किया हुआ प्रोविजन सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। अभी रिसेंटली फरवरी में डिसीजन आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड, और क्या खत्म कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड, स्क्रैप तो कर दिया। कानून तो उसी दिन स्क्रैप कर दिया, डाटा तो इसलिए मांगा था कि किसको किसने कितना दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म हो चुकी है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ी फ्रॉड हुआ है, सबसे बड़ा स्कैम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ये वर्ड है कि इंडिया के इतिहास में सबसे बड़ा स्कैम है। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चैलेंज जिन्होंने करा था, उन्होंने भी आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूशन की उस पर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के आर्टिकल को चैलेंज करा था कि इसमें भारत के जो नागरिक हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है ना। उसी को उनके लोकसभा के अधिकारों और लोकसभा के चुनाव और उसमें जो वो नीचे ट्रांसपेरेंसी, उसके अधिकार का हनन हो रहा है। इसी बेस पे वो कानून स्क्रैप हुआ है। जबकि वो देखो भारत की लोकसभा से पास हुआ, भारत की पार्लियामेंट से पास कराया था बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कानून, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया। उन्हें बोला ये बहुत बड़ा स्कैम करा पब्लिक के साथ। इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट के वर्ड है उसके लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। तो अगर कोई भी ऐसा कानून होगा जो आर्टिकल, कानून के किसी भी आर्टिकल को चैलेंज करता होगा, उसको बाउंड करता है, तो वो स्क्रैप हो जाएगा। या तो लोकसभा खुद कर दे, नहीं तो किसी ने अगर कोर्ट में जाकर गुहार लगा दी तो कोर्ट को करना पड़ेगा, कोर्ट कर देगा। कोर्ट लगेगा कि हाँ ठीक है, सारी बातें बिल्कुल भारत किसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी भी आर्टिकल का वायलेशन हो रहा है, किसी भी आदमी की, किसी एक आम आदमी की जीवन पर उससे असर पड़ता होगा, तो हो सकता है कोर्ट उसे स्क्रैप कर दे। तो या तो गवर्नमेंट खुद कर दे, लेकिन गवर्नमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड तो कर नहीं सकती थी क्योंकि वो लाई खुद थी, है ना। वो खुद लाई थी तो खुद क्यों करेगी? तो इसलिए जो लोग कोर्ट गए उन्होंने कैंसिल करा दिया, वो स्क्रैप हो गया। आज की डेट में बंद है वो। अब वो क्यों हुआ? आप उसके फेयरनेस के साथ पैसा कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो, लोगों के साथ इलीगली पैसा कलेक्ट कर रहे हो। डाटा तो अब दिया ना जब सुप्रीम कोर्ट ने वो कराया,
चैलेंज सब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा था, तब भी तो एसबीआई कहाँ दे रहा था। एसबीआई कहता मुझे 36 महीने का पीरियड और दे दो, मुझे 36 दिन उसका कितने का 136 दिनों का पीरियड टाइम और दे दो मुझे। डाटा सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दिया है। सुप्रीम जब वो कोर्ट में केस हार गई भारत सरकार तब डाटा दिया है ना, पहले से नहीं कर रही थी। पहले से नहीं करी थी। पहले से तो उन्होंने आरटीआई के दायरे से भी बाहर रखा था कि आरटीआई में भी आरटीआई भी नहीं लगा सकते कि किस पार्टी ने किसको कितना चंदा दिया, आरटीआई भी नहीं लगा सकते, एसबीआई भी किसी को नहीं बताएगा, है ना। और एसबीआई किसी को नहीं बताएगा लेकिन भारत सरकार को बताएगा। भारत सरकार को बता रहा था वो, जैसे ही उस किसी पार्टी ने, किसी कंपनी ने, किसी कांग्रेस को या किसी और विपक्षी पार्टी को चंदा दिया, उसके यहाँ रेड पड़ी, उसके यहाँ ईडी सीबीआई इंडियन एक्सप्रेस पहुंच गई तो उसका चंदा बंद हो गया, है ना। तो भारत सरकार को तो बता रहा था एसबीआई, लेकिन न तो कोर्ट को बता रहा था न पब्लिक को बताएगा। तो इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा। सर कैसे लेंगे चंदा? जैसे लेना वैसे ले लो। अब तो पहले के तरीके से लेंगे। पहले क्या था, पहले वाले कानून में जो पुरानी सरकारों ने बनाया था, वो कंपनी चंदा दे सकती थी जो प्रॉफिट मेकिंग थी और अपने प्रॉफिट का 7.5% दे सकती थी। इन्होंने क्या बनाया है, कोई भी कंपनी कितना भी दे दे, चाहे लॉस मेकिंग कंपनी हो, कंपनी आज खुली है, आज ही कंपनी 100 करोड़ रुपये का चंदा दे रही है, तो अब ये फ्रॉड नहीं है। तो वो पैसा, जो पैसा इलीगली कलेक्ट करा है उन्होंने, वो कहाँ जा रहा है, इलेक्शन में यूज हो रहा है ना। इलेक्शन में यूज हो रहा है तो फिर तुम इलेक्शन को वो कर रहे हो ना, मोटिवेट कर रहे हो, तुम इलेक्शन को मतलब फेयर होने दोगे, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तुम उस पैसे का मिसयूज ही करोगे, कौन से तुम उसके कुछ करने वाले, देश के लिए लगा रहे हो तो देश के टैक्स के पैसे से लगा लेते ना। इलेक्टोरल बॉन्ड से देश के विकास में पैसा तो नहीं लगना था, ये बात तो तय थी, लगना तो इलेक्शन के विकास में था। तो इसलिए वो चैलेंज करा था बाकी लोगों ने और वो स्क्रैप भी होगा। तो 2005 में जब विजय केलकर कमेटी की रिपोर्ट आई तो जीएसटी में लाने के लिए, जीएसटी में पहले क्या करना था, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आनी थी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाने के लिए कोई आसान काम नहीं है, पार्लियामेंट से 75% तक की मेजोरिटी चाहिए वहाँ पे। अभी तो ये तो 51 और 49, जो कोई भी कानून होता है नॉर्मली 51 और 50 की रेशो से 49 से रेशो से पास हो जाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अमेंडमेंट लाने के लिए मेजोरिटी भी चाहिए और वो सारे अमेंडमेंट सब हर स्टेट अपने आप पास भी करेगी तब वो अमेंडमेंट होता है। तो मनमोहन सिंह सरकार वैसे ही यूपीए की सरकार थी, वो अलायंस सरकार थी ना, वो अलायंस सरकार थी, बहुत सारे घटों से मिलकर विंदी। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज स्टेट गवर्नमेंट को पता है कि सारे पैसे हम अपने पास रखते हैं, है ना। पहले पैसा हमारे पास आता है, उसमें से हम पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को बांटते हैं, जो उसका हिस्सा जब इंटरेस्ट से ट्रांजेक्शन होती है तब। लेकिन अगर मान लीजिए पहले आपको पॉकेट मनी डायरेक्ट मिलती है, अब आपको बोला जाए कि पॉकेट मनी पहले आपके घर में मिलेगी, या मान लीजिए आप कहीं काम करते हो, आपको सैलरी मिलती है डायरेक्ट, अगर आपको कंपनी बोले नहीं पहले हम सैलरी आपके पेरेंट को दोगे, अपने पेरेंट से जो पैसे लेना ले लेना। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे क्या, ज़्यादातर लोग नहीं मानेंगे इस बात को। कोई मानेगा? जो पैसा डायरेक्ट आपके पास आ रहा है उस पैसे को पहले किसी तीसरे आदमी के पास देंगे, फिर वो तीसरा आदमी आपको देगा, चाहे पेरेंट ना हो, कोई बाहर के आदमी भी हो। कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो यूपीए सरकार कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अमेंडमेंट ही नहीं करा पाई। तब के प्राइम मिनिस्टर होते थे 2005 के मिस्टर पी चिदम्बरम, है ना, मिस्टर पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने 2005 में अनाउंस करा था कि हम 2010 से जीएसटी इंडिया में रोल आउट कर देंगे। तो 2005 में जिसने विजन देखा था, उन्होंने बोला कि 2010 में जीएसटी रोल आउट होगा 5 साल के बाद। तब तक क्या था, उन्हें पता था हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अमेंडमेंट करा लेंगे। 2004 में इनकी सरकार बनी थी, 2009 में दोबारा इलेक्शन होने थे, इन्हें पता था 2009 में दोबारा इलेक्शन होंगे तो अब की बार मेजोरिटी ज़्यादा आ जाएगी तो हम 2010 में ले लेंगे। 2009 में दोबारा इलेक्शन में दोबारा कांग्रेस आ भी गई, लेकिन दोबारा कांग्रेस आने के बाद भी वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं करा पाई बाई व्हाटसोएवर रीजन। एक तो रीजन उसका ये था कि भारत सरकार, जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो ये कहती थी कि हम सिंगल जीएसटी लाएंगे। सिंगल जीएसटी का मतलब सारा पैसा पहले जीएसटी काउंसिल के पास जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट बांटेगी सबको। वो कहते हैं सिंगल जीएसटी। आज की डेट में क्या ड्यूल जीएसटी है ना, ड्यूल जीएसटी है। अभी आप में से किसी ने बोला कि जब लोकल में सामान बिकता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है। एसजीएसटी का मतलब स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा आज ही बढ़ जाएगा, अभी बढ़ जाएगा, हाथ क्या दी। लेकिन जो मनमोहन सिंह सरकार थी वो सिंगल जीएसटी पे अड़ी हुई थी कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और जीएसटी काउंसिल के पास जाएगा और वो बांटेगी स्टेट को। तो जिस बात के लिए स्टेट मान नहीं रही थी। दूसरा, गवर्नमेंट की अपनी फुल मेजोरिटी में नहीं थी, गवर्नमेंट की अपनी कमजोरी भी थी। तो 2005 में अनाउंसमेंट करी हुई बात 2009 में दोबारा आने के बाद भी नहीं आई। हर साल बजट में ही बोलते थे अगले साल लाएंगे, अगले साल लाएंगे, बाद में उन्होंने कहना ही छोड़ दिया। उन्हें पता था हम जब तक संविधान में संशोधन नहीं करा लेंगे जीएसटी ला ही नहीं सकते, तो वो अमेंडमेंट नहीं आया। 2013 आया, 2013 के बाद 2014 में इलेक्शन होने थे। इलेक्शन की जैसी बयार आजकल चल रही है, 2013 में फिर यही बयार चल गई थी। मतलब फिर हर तरफ इलेक्शन में ही माहौल हो गया था। और आज के करता धरता जो हैं ये मिस्टर नरेंद्र मोदी और बीजेपी की पार्टी, 2013 और 14 के इनके इलेक्शन की स्पीच देखो,
जीएसटी को बुरा कहने वाला इनसे ज़्यादा कोई आदमी नहीं होगा। जीएसटी इतना बुरा है, जीएसटी से देश का व्यापारी बर्बाद हो जाएगा, छोटा व्यापारी ख़त्म हो जाएगा, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं कराना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक कराने से प्राइवेसी भंग होती है, उसमें लोगों के बहुत सारे फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो वो नहीं कराना चाहिए। यही लोग थे, वो सब पॉलिटिकल वेंडेटा था। अगर ये विपक्ष में होते तो कल को ये भी यही कर रहे होते। वो पॉलिटिकल वेंडेटा था, वो होना था, वो उन्होंने करना ही था। इलेक्शन में आना है तो जब तक एक पार्टी दूसरी पार्टी की बुराई नहीं करेगी तो कौन आ देगा। मान लीजिए आप किसी भी एग्जिस्टिंग पार्टी चाहे अच्छी हो या बुरी हो, अगर आप उसके गुणगान ही गाओगे तो कोई आपको वोट देगा ही नहीं कभी। आपको पहले उसका अपोज ही जाना पड़ेगा, पहले उसकी कमियां ढूंढ के निकालनी पड़ेंगी। कुरेद करे थे तो ढूंढ के कमियां निकाल रहे थे, और 10 साल से एक ही सरकार को देख के पब्लिक बोर भी हो गई थी, है ना। अब वही हाल इनके साथ है, दोबारा 10 साल इन्हें भी हो गए हैं। तो दोबारा आप कितना बोर हुई है तो मई बताएगा, जून बताएगा आपको, 4 जून बताएगा क्या हुआ। लेकिन 2014 में इलेक्शन हुए दोबारा और बीजेपी सरकार आ गई, फुल मेजोरिटी के साथ आई। जब मेजोरिटी पूरी थी तो इनको समस्या क्या थी कि राज्य सरकार में थोड़ी सी मेजोरिटी कम थी। लेकिन 2014 में आने के बाद इन्होंने 1-1.5 साल अपने आप को टाइम दिया, लोगों से बात करी, स्टेट गवर्नमेंट को बाई हुक और बाई क्रुक मना लिया। तो 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अमेंडमेंट लाया गया कि ठीक है, हम इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को पूरा चेंज कर रहे हैं और जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 2016 में अमेंडमेंट आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अमेंडमेंट पास हो गया। पास होने के बाद 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में आ गया।